नमस्कार दोस्तों। तो आज हम अपने ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज जो लेक्चर 1 बताया था यूनिवर्स, लेक्चर 2 सोलर सिस्टम, तो उनकी जो पुरानी ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सारे आपने वीडियो देख ली होंगी, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आप आंसर देते चलें। तो पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सौरमंडल से रिलेटेड है, आप जवाब देते जाएं। हाँ, सौरमंडल की सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? मैंने लेक्चर में वीडियो में बता दिया है कितना होता है। सौरमंडल जो सूर्य होता है, सूर्य की बाहरी सतह पे तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस बताया था, भूल जाते हो। 6000 डिग्री सेल्सियस लिख लो अगर नहीं है। बाकी मैंने लेक्चर में जो अपना लेक्चर कंप्लीट होता है उसके डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ दी हुई है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें नोट्स में जहाँ पे सूर्य बनाया उसकी जो नीचे की साइड में 6000 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है, तो लिख लो सूर्य की सतह पे जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य का जो आंतरिक भाग होता है वहां पे तापमान होता है 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, 1.5 गुणा 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। अच्छा, 6000 डिग्री सेल्सियस सहन कर सकता है कोई मनुष्य? पहुंच सकता है क्या वहां पे? नहीं पहुंच सकता। तो अभी वैसे जैसे मिशन भेजे जा रहे हैं अपने, इसरो ने एक मिशन डिजाइन किया है, शायद उसे 2019 या 20 में उसे लॉन्च किया जाएगा। उसका नाम है आदित्य। अगर पूछा जाए आदित्य मिशन किससे रिलेटेड है, तो आदित्य जो अपना सूर्य के अध्ययन से रिलेटेड है, ऐसे रिलेटेड है। मंगल पे तो अपना भारत का सक्सेसफुल हो चुका है, लेक्चर में बता चुका हूं मैं। फर्स्ट टाइम है, पहले ही चांस में सक्सेस होने वाला इंडिया पहला है, बाकी सबसे सस्ता भेजा था। और जैसे भी अमेरिका ने भेजा था तो शुरुआती 2-3 बार वो फेल हो चुका था। तो अभी इंडिया का मंगलयान बहुत अच्छे तरीके से मंगल के चारों तरफ घूम रहा है। अच्छा, सैटेलाइट का मतलब एक बार और समझ लीजिए। सैटेलाइट यानी इसे हिंदी में बोलते हैं उपग्रह। सैटेलाइट यानी उपग्रह। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा जो है अपना पृथ्वी का उपग्रह है, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो हम सैटेलाइट भेजते हैं, जो हम उपग्रह भेजते हैं, वहां ऊपर जाने के बाद में वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल तो 0 है। ऊपर जाने के बाद में उन्हें एक डायरेक्शन दे दी जाती है और वो अपनी पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। जो अपना ये डिश टीवी वगैरह, डीटीएच वगैरह ये चलते हैं, ये सारे के सारे सैटेलाइट से ही चलते हैं। और ये सैटेलाइट भी घूम रहे हैं और अपनी पृथ्वी भी घूम रही है। उनको उतनी ही स्पीड दी जाती है जितनी अपनी पृथ्वी घूम रही है, उतनी ही स्पीड से उन्हें घुमाया जाता है, ताकि लोकेशन चेंज ना हो, उनमें डिफरेंस ना आए। ठीक है, अगला सवाल। दिन रात जिस कारण से बनते हैं, आरएएस 2000 का सवाल है। दिन रात किस कारण से बनते हैं? तो लेक्चर देखा होगा, बताइए क्या नाम से है? दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और इस घूर्णन को बोला जाता है परिभ्रमण। क्या बोला जाता है? परिभ्रमण। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे क्या बोलते हैं? परिक्रमण। कितने दिनों में चक्कर लगाती है? 365 दिन में। तो उससे क्या बनता है? एक साल का निर्माण होता है। ठीक है, वैसे तो 365 दिन 4 घंटे 5 घंटे के आसपास होता है, लेकिन इतना याद मत रखो। जब 4 साल हो जाते हैं तो उनमें 28 फरवरी के साथ में 29 फरवरी जोड़ दी जाती है, 5-5 करके 24 घंटे हो जाते हैं, तो वो 5 घंटे आप याद मत रखो। ठीक है, ये हुआ आरएस वाला और 2000 वाला सवाल। अगला सवाल। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन पाया जाता है? राजस्थान एसआई 2011 का। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन पाया जाता है बता चुका हूँ पूरा। सूर्य के केंद्र में जो तापमान है 1.5 गुणा 10⁻⁷ है, वहां पे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं? हीलियम। तो ईंधन क्या हुआ? जो जल रहा है वो क्या होता है? ईंधन होता है। तो क्या हुआ? ईंधन हाइड्रोजन। जो काम करेगा जलने का वो होता है ना। हाँ, तो ईंधन क्या हुआ? हाइड्रोजन होगा। इसमें कितना परसेंटेज बताया था हाइड्रोजन? 76% बताया था मैंने हाइड्रोजन। 76% हाइड्रोजन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था मैंने आपको। मैप जब बनवाया था सौरमंडल वाला, तो मैंने बताया था पहले जो 8 ग्रह हैं उनमें से 4 ग्रह अलग हैं और 4 पीछे वाले अलग हैं। पहले 4 के बाद में बहुत सारे छोटे छोटे उल्कापिंड, छोटे छोटे ग्रह हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। तो चौथा जो ग्रह है वो मंगल ग्रह है, 5वां जो है बृहस्पति ग्रह है। अच्छा, 8 के नाम याद हो गए कि नहीं हुए? एक बार मैं बोल देता हूँ, फिर मेरे बाद में आप बोलना। मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले। देखो, अगर याद करने का तरीका मैंने उसमें भी बताया था। सोमवार को छोड़ दो, मंगलवार को छोड़ दो, शुरू करो बुध से। बुध पहला हुआ, एक दिन छोड़ के शुक्र हो गया। तीसरे नंबर पे आपको याद रखना पड़ेगा अपना पृथ्वी का। पृथ्वी जो अपना वो तीसरे नंबर पे ही आता है। तो तीसरा नंबर तो आपको याद रहना चाहिए। सूर्य का जो थर्ड प्लेनेट है, तीसरा ग्रह वो अपना पृथ्वी है, तो वो आपको याद रहना चाहिए हर कंडीशन में। तीसरा कौन हुआ? पृथ्वी। अब बुध और शुक्र कर चुके हो, अब दोबारा से मंगल पे आ जाओ। ठीक है, मंगल करो, मंगल के बाद में एक दिन छोड़ के गुरु, उसके बाद एक दिन छोड़ के शनि। आया समझ में कुछ? तो उसके बाद में अरुण वरुण तो आपको याद रहते ही हैं, यम को हटा दिया गया। अरुण वरुण तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, लास्ट वाले वो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। बीच में इनमें कंफ्यूजन रहता है कि शनि कौन से में आएगा, बृहस्पति कौन से में आएगा। तो पहले शुरुआत में बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, मंगल के बाद में 5वां एक दिन छोड़ दो गुरु यानी बृहस्पति, और एक दिन छोड़ दो शनि, और उसके बाद में अरुण वरुण वो आपको याद हो जाएंगे। तो एक बार जल्दी से फास्ट में बोलना मेरे साथ में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां बृहस्पति बोल सकते हो आप, गुरु। हाँ, 6वां शनि, 7वां और 8वां वरुण, याद रहने चाहिए। तो पहले जो 4 हैं और अगले जो 4 हैं
पहले चार्ट जैसे मैं बता रहा हूँ, सूर्य के जो नजदीक हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो नजदीक है वो छोटे छोटे हैं, बाकी पीछे वाले हैं ये थोड़े बड़े ज्यादा ग्रह हैं। और इन दोनों ग्रहों के बीच में, जैसे इधर की साइड में सूर्य है, ये 4 हो गए और इधर के 4 हो गए, तो इन चारों के बीच में या बीच में छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह मिलेंगे। वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, उसमें बीच में छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे ग्रह। तो कौन कौन से ग्रहों के बीच में हो रहे हैं ये चौथा वाला कौन सा है? मंगल। और पांचवा कौन सा है? बृहस्पति। तो अगर पूछा जाए कि क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, राजस्थान एसआई का सवाल है 1996 और आरएस 1993 का सवाल है। तो कौन कौन से ग्रहों के बीच में मिलेंगे? मंगल और बृहस्पति। अगले सवाल पे आइए। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है, लिख लीजिए आप पूरा। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। सवाल मत लिखिए, सवाल तो मैं आपको पीडीएफ में डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेते सारे सारे। मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में इसका स्कैन करके पीडीएफ में डाल दूंगा, आप लेक्चर देखोगे दोबारा से तो उस समय आप डाउनलोड कर लेना। बाकी इसमें जो मैं बोलता जा रहा हूँ कुछ एक पॉइंट वही लिख लेना चाहिए आपको। एक पेन और दे दीजिए मुझे, ठीक है। अगला सवाल मैंने पूछा है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय। पहले में तो मैं आपको ये बताऊंगा, ये बता चुका हूं कि जो समय ज्ञात करने की एक सूत्र होता है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो पहले तो आपको पता होनी चाहिए दूरी कितनी है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, और चाल पता होना चाहिए। चाल किसकी? प्रकाश की। प्रकाश की मैं चाल बता चुका हूं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वो अपनी 15 करोड़ किलोमीटर बताई थी। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी मैंने 3.84 लाख किलोमीटर बताई थी। ये वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से नोट्स में लिखाया है मैंने और बताया है, तो आपको ये आना चाहिए। तो अगर 15 करोड़ में ये पृथ्वी और सूर्य की बात की जाए, तो 15 करोड़ में अगर 3 लाख का भाग दे देंगे तो 8 मिनट और 20 सेकंड के आसपास में समय निकल के आएगा। सूर्य से अगर पूछा जाए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश की किरणों में कितना समय लग रहा है, तो 8 मिनट और 20 सेकंड निकल जाएगा। और अगर पूछा जाए कि चंद्रमा पर जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो परावर्तित होने के बाद अपनी पृथ्वी पर आती हैं, तो 3,84,000 में 3 लाख का भाग दोगे तो 1 मिनट कुछ समथिंग में आएगा, यानी 1 से ज्यादा और 2 मिनट से कम। तो नॉर्मली उसमें ऑप्शन में दिया होता है 2 सेकंड से कम, ऑप्शन में दिया होता है 2 सेकंड से कम या 1 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा। इस तरीके से पॉइंट में नहीं पूछते, बाकी आप कर लेना तो उसमें आप निकाल लोगे। आप इधर साइड में हो जाइए, वो पीछे वाला दिख रहा है। नेक्स्ट सवाल, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर चक्र पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? आपने नोट्स नहीं बनाए वीडियो के? मैंने बोला था नोट्स बना लेना, उसमें स्कैन पीडीएफ है, उसमें बोला था अगर आप लेक्चर देखते समय नहीं बना पाते हो तो बाद में स्कैन पीडीएफ में से नोट्स बना सकते हो ना। तो मैंने बोला था कि आप नोट्स बना लेना बाद में। मैंने उसमें बताया था जो चौथा ग्रह है, चौथा ग्रह जो है वो अपना पृथ्वी के बराबर समय में ही चक्र लगाता है, ठीक है। और पृथ्वी के बराबर समय में ही वो उसके अपनी दूरी पे घूमता है। 25 घंटे का टाइम भी बताया था उसमें मैंने। चौथा ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। वीडियो सही ढंग से देखना। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर चक्र पूरा करने में उतना ही समय लगाता है जितना कि पृथ्वी? पृथ्वी कितना समय लगा रही है? 24 घंटे। और मंगल कितना समय लगा रहा है? 25 घंटे। 25 घंटे मैंने उसमें लगाया, तो बराबर समय लगा रहा है, तो इसलिए मंगल को इसलिए मानते हैं शायद हो सकता है वहां पे जीवन संभव हो, क्योंकि उतने ही टाइम पे वो चक्र लगा रहा है। तो पृथ्वी की जैसी कुछ कंडीशन है वहां पे। खोज की जा रही है, मंगलयान भारत ने भेजा हुआ है। हाँ, पृथ्वी का बहन कौन सा बताया था मैंने? शुक्र को बताया था। शुक्र को बताया था पृथ्वी का बहन, क्योंकि उसका आकार जो है वो पृथ्वी के बराबर है, पृथ्वी के बराबर है। और एक ये भी बताया था शुक्र जो है वो उल्टा घूमता है बाकी ग्रहों की तुलना में, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं। सौरमंडल का ऐसा एकमात्र ग्रह है जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। सेकंड ग्रेड टीचर 2010। शुक्र वाला बताया चुका, अभी बताया जस्ट बता चुका। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। लेक्चर में बताया था मैंने ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट बताया था कि जो शुक्र है उसके चारों तरफ ग्रीन हाउस गैसें बन गई हैं ज्यादा, इतना मतलब कंसंट्रेशन घनत्व ज्यादा हो गया है, तो उसमें बाहर से सूर्य की तरफ से प्रकाश तो आ जाता है, जब बाहर जाने की बारी आती है तो वो नहीं जा पाता है, तो उस पर आग लगने लग गई है, भभकने लग गया है। तो वो कैसा हो गया है? बिल्कुल चमकीला आग की तरह हो गया है, एक तरीके से आग लगी हुई है, मगर टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पे जा नहीं सकते इंसान अगर भेजा जाए। मंगल पे भी अभी तक नहीं पहुंचे, पर वहां पे जाने की बात चलती है, ठीक है। ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन हुआ? शुक्र। ये राजस्थान पुलिस 2003 का सवाल है। कौन सा सुबह का तारा कहलाता है? भोर का तारा, सांझ का तारा, शुक्र को ही बोलते हैं, मैं बता चुका हूँ वीडियो में। तुम नोट्स बना लिया करो ढंग से ताकि आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। कौन सा ग्रह आकार में सबसे बड़ा है? बृहस्पति। बृहस्पति। कौन सा ग्रह बलय वाला है? शनि। कौन सा ग्रह बलय यानी जिसके चारों तरफ बेल्ट बनी हो? शनि वाला है, जो छठवां नंबर बलय वाला, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि सबसे छोटा कौन सा है इनमें? सबसे छोटा जो ग्रह है वो अपना शुक्र। सबसे छोटा जो है अपना वो पहले नंबर वाला जो है बुध ग्रह।
और सबसे सूर्य के नजदीक कौन सा है? बुद्धि है। और पृथ्वी के नजदीक कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी के नजदीक कौन सा है? शुक्र है। सबसे दूर कौन सा है सूर्य से? सबसे दूर कौन सा है सूर्य से? लास्ट वाला हो जाएगा, वो सूर्य से सबसे दूर होगा। अच्छा, सबसे तेज चक्र कौन लगाएगा सूर्य का? पहला वाला लगाएगा, क्योंकि उसे कम दूरी तय करनी पड़ेगी। कमेंट अग्रिम बधाई सर, चलो अच्छी बात। हाँ, अगला सवाल, सौरमंडल की खोज किसने की? ये मैंने उसमें नाम तो बताया था, मैंने पूरा लिखा नहीं पाया, तो मैं आप लिख लीजिए। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल की खोज नाम लिख लीजिए, कोपरनिकस वैज्ञानिक। उसमें आपको 2-3 नाम भी बताए थे, टॉल्मी का नाम भी बताया था, कोपरनिकस का नाम भी बताया था। पर सौरमंडल का खोज करता है जनक किसे माना जाता है? कोपरनिकस को। नेक्स्ट सवाल, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। बस इतना ज्यादा शॉर्ट में लिखिए, अगर ज्यादा मत लिखिए। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। पहले वाले दोनों ग्रह जो हैं वो अपने, उनके एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र उनके, मैंने वीडियो में बताया, तुम ढंग से देखा करो उस चीज को। मैंने एक लेक्चर को अगर एक बार में, वैसे समझ में आ गया होगा आपको एक बार में, लेकिन याद करने के लिए वो नोट्स बनाओ, और नहीं उस लेक्चर को 2 या 3 बार देख लो तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दोबारा जब देखो ना, रिवीजन करो, तो उसको स्पीड में चेंज कर लो। यूट्यूब एप्लीकेशन जो है स्पीड देता है ना, 1.5 कर सकते हो, 2 गुनी स्पीड कर सकते हो। तो आपका माइंड जिस तरीके से कैच कर ले उस हिसाब से एक बार तो शुरू में नॉर्मल स्पीड पे देखो, बाद में जब भी रिवाइज करो तो 1.5 गुना की या 2 गुना की स्पीड पे देखो। मैं तो हमेशा 2 गुना की स्पीड पे देखता हूँ, कोई भी वीडियो देखता हूँ तो माइंड कैप्चर करने के ऊपर डिपेंड करेगा। पर रिवीजन करो तो 1.5 गुना स्पीड पे देखो, ताकि टाइम भी आपका कम वेस्ट होगा उसमें। ठीक है। हाँ, तो 2 ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है वो बुध और शुक्र, शुरुआती वाले दोनों ग्रह। कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाएगा? पहला वाला बुध ग्रह, उसे कम दूरी तय करनी है, सबसे कम समय में लगाएगा। ठीक है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? अभी बताया, शनि है, इंग्लिश में बोलते हैं सैटर्न। तो उसके चारों तरफ एक वलय बनी हुई है, बादलों के क्लाउड बने हुए हैं उसके चारों तरफ, तो शनि के चारों तरफ वलय है। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के बराबर आकार का है? अभी बता चुका हूं मैं, जस्ट नहीं। मंगल का तो टाइम जो है वो पृथ्वी के बराबर समय का है। पृथ्वी का मैंने बहन जो बताया है, पृथ्वी की भगनी, वो शुक्र को बताया। शुक्र को पृथ्वी की भगनी इसलिए बताया क्योंकि उसका आकार जो है अपने पृथ्वी के बराबर बताया। अच्छा, ग्रीन हाउस वाली बात बताई थी, तो ग्रीन हाउस गैस की जो 4 गैसें बताई थी वो एक बार मुझे बता दीजिए, कौन कौन से बताई थी? सूत्र भी बता दिया था मैंने। मीना काजल लगाती है। मी से हुआ मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, और जल से जलवाष्प। इनमें से एक चीज याद रखना, सबसे ज्यादा जो जीएचजी के लिए उत्तरदायी है वो तो है जलवाष्प। जलवाष्प जो है ना, जलवाष्प जिसे बोलते हैं, कोरा जिसे बोलते हो ना, छोटी छोटी बूंदें इस वायुमंडल में बहुत सारी हैं। जलवाष्प का मतलब, इस एग्जांपल बहुत आसानी से ऐसे समझ लीजिए, जब भी बादल होता है ना आपके कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, तो बादल जब होता है तब आपके नीचे वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। पड़ती है नहीं पड़ती है? उमस पड़ती है, उमस पड़ती है। उसका कारण ये होता है कि वो जो बादल होता है, जलवाष्प जो है उसमें बहुत सारी गैसें, जलवाष्प वाली गैसें वो किरणों को तो आने देते हैं, लेकिन जब बात बाहर जाने की आती है तो उन्हें टकरा के वापस फिर से पृथ्वी पर भेज देते हैं। तो उस समय उमस या बेचैनी जैसा, तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है उस समय जलवाष्प के कारण। जलवाष्प में मनुष्य का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। जलवाष्प प्रकृति खुद बनाती है, मनुष्य नहीं बनाता है कभी भी जलवाष्प। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है जलवाष्प है, लेकिन उसमें मनुष्य का कोई उत्तरदायित्व, मनुष्य का सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। औद्योगिकरण के बाद में जितने भी उद्योग धंधे खुले, नई नई कार मोटर व्हीकल आए, तो उनके कारण जो हुआ सबसे ज्यादा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि हुई, तो वो अपना ग्रीन हाउस गैस में प्रभाव। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ग्रीन हाउस गैस जो है, जैसे कोई बोल दिया ना कि ग्रीन हाउस गैस मतलब नुकसानदायक है, सिर्फ और सिर्फ नुकसानदायक है, तो ग्रीन हाउस गैस नुकसानदायक नहीं है ओरिजिनली। ग्रीन हाउस गैस के कारण हम पृथ्वी पे जिंदा हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती ना, तो पृथ्वी का जो औसत तापमान होता -5 डिग्री होता, -5 डिग्री। और आज के समय पे पृथ्वी का औसत तापमान है वो 14 डिग्री सेल्सियस है। अगर ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती, जलवाष्प, मीथेन और कुछ एक और गैसें हैं, अगर इनमें से एक भी गैस नहीं होती हमारी पृथ्वी पे, तो पृथ्वी का तापमान, औसत तापमान बता रहा हूँ, -5 डिग्री सेल्सियस। तो -5 डिग्री सेल्सियस पे मनुष्य जीवन मुश्किल से होता, नहीं रह पाते। तो ग्रीन हाउस गैस इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी तो वो आपके लिए नुकसान करेंगी। अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा जो है विकसित देश बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका, यूरोप वगैरह पहले योगदान दे चुके हैं और अब भी बहुत ज्यादा योगदान दे रहे हैं। इस समय सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो कर रहा है वो चीन कर रहा है, सबसे ज्यादा जो है चीन का कर रहा है। और पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर बात की जाए, एक व्यक्ति के हिसाब से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ रहा है, तो वो मेरा अमेरिका छोड़ रहा है। उत्तरी अमेरिका में यूएसए जो है वो छोड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन चाइना कर रहा है इस समय। तो सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान कौन पहुंचाएगा? चीन और अमेरिका पहुंचा रहे हैं। बाकी भारत भी इस रेस में आगे चल रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को विकास की दौड़ में ये माना जाता है कि आप कितने विकसित हो, ये उससे पता चलता है, लेकिन ये प्रकृति के लिए तो नुकसानदायक है ना।
चलो अगला सवाल। हाँ तो ये याद रखना, अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, लिख लो, अगर ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती तो पृथ्वी का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस होता। ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही पृथ्वी का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। फास्ट लिखो, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लिया करो। ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती तो पृथ्वी का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस होता। ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही पृथ्वी का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती जाएगी तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता जाएगा, जिसे क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। शॉर्ट में लिख लिया करो इतना जल्दी। अगला सवाल मैं बोलता हूँ आपको, एसएससी 2011 का। ये आप पूछ चुका हूँ, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के बराबर है? शुक्र है। किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में एक समान दिन लगता है? तो शुक्र ग्रह का, ये मैंने शायद लेक्चर में नहीं बता पाया, शुक्र ग्रह जो है उतने ही समय में घूर्णन करता है, उतने ही समय में वो परिक्रमण भी कर लेता है। तो याद रखना, घूर्णन और परिक्रमण में समान समय जो आ रहा है वो शुक्र का आ रहा है। अपने उसी ग्रह की बात कर रहा हूं मैं, पृथ्वी से तुलना नहीं कर रहा हूं। अगर पृथ्वी के बराबर अपनी अक्ष पे घूमने वाला ग्रह वो कौन सा है? मंगल ग्रह। 25 घंटे मैंने उसका पता किया है। उसके बाद में पृथ्वी से सूर्य के बीच की माध्य दूरी बताइए। 2-3 बार अभी बता चुका हूँ, लेक्चर में 10 बार बता चुका हूँ। 15 करोड़ किलोमीटर बताइए। पृथ्वी से सूर्य के बीच में 15 करोड़ किलोमीटर। अगर इसे मिलियन में पूछा जाए तो 10 का गुणा कर दो। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख होता है। तो इसे मिलियन में पूछे तो 150 मिलियन किलोमीटर बोल सकते हो। मैंने आपको बताया था जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो उसमें 2 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन में क्या है, उनके बीच की दूरी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, और एक कंडीशन में दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब ज्यादा होती है और एक कम होती है, कम वाले को मैंने बताया था उप होता है। प्रधान के नीचे कौन होता है? उप प्रधान। सरपंच के नीचे कौन होता है? उप सरपंच। तो कम दूरी वाले को क्या बोलते हैं? उप सौर। और ज्यादा दूरी वाले को क्या बोलते हैं? अपसौर। बाकी उनकी दूरी भी होती है 14.7 किलोमीटर उपसौर में, और अपसौर में 15.3 किलोमीटर। लेकिन हम तो औसत याद रखेंगे। कितना याद रखना है? 15 करोड़ किलोमीटर। अच्छा, सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगेगा यहाँ आने में? 8 मिनट और 20 सेकंड। नेक्स्ट सवाल वही है, राजस्थान पुलिस 2011 का। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये सवाल रिवाइज होते रहते हैं बहुत बार। 8 मिनट और 20 सेकंड। अगला सवाल, सौर ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुंचती है उसे क्या बोलते हैं? सूर्य से आती है विकिरण, किरण बोलते हैं, किरण बोलते हैं, किरण बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। ये नॉर्मल आपको याद रखना है। जो सौर ऊर्जा आती है उसमें विकिरण बोलते हैं। उस विकिरण में अलग अलग तरह का स्पेक्ट्रम होता है, मैंने उस तरह में बताया है। एक होती है परावैंगनी तरंगे, एक होती है दृश्य तरंगे, एक होती है अवरक्त तरंगे। तो ये बहुत अलग अलग तरीके का होता है। रेडियो तरंगे भी होती है, सारी की सारी स्पेक्ट्रम वाली तरंगे सौर से जो विकिरण होता है उसमें। तो पूछ लेंगे अगर, वैसे तो नॉर्मल है, इसमें विकिरण से आप देख के आंसर लगा लोगे। RS 1993 में और राजस्थान पुलिस 2007 में पूछा गया। पृथ्वी की सतह का कितना भाग पानी से घिरा हुआ है? ये अभी मैं पृथ्वी पर आया नहीं हूँ, फिर भी आपको याद होगा 71% जगह पे पानी है, जल है, समुद्र है, और बचा हुआ 29% पे स्थल है। चलो आगे अपने राजस्थान वो अपना पृथ्वी का आंतरिक भाग और पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, तब उसमें आपको क्लियर कराऊंगा। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है, कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। कौन कौन से परमाणु मिलके क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं? हीलियम बना रहे हैं। नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से जो बम बनता है उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बम, और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से जो बनता है उसे परमाणु बम बोलते हैं। परमाणु बम जो है, नाम याद रखना, अमेरिका ने सबसे पहली बार गिरा था, किसके ऊपर गिरा था? हिरोशिमा और नागासाकी, 2 जगह हैं जापान में। तो वहां पे अब भी जो लोग पैदा होते हैं वो अपंग पैदा होते हैं। उसमें क्या होता है कि परमाणु बम उस समय तो विस्फोट कर दिया उसने, लेकिन ये जो जो हायर द्रव्यमान वाली है, चलिए परमाणु संख्या ज्यादा होती है, यूरेनियम 235 वगैरह, इनका क्या होता है कि बाद तक ये विकिरण छोड़ते रहते हैं। इनकी अर्धायु लंबी होती है। मैंने कार्बन 14 वाले में भी अर्धायु टर्म बताया था। तो ये बाद तक भी रेडियो एक्टिव तरंगे छोड़ते रहते हैं। तो उनकी रेडियो एक्टिव तरंगे अब भी निकलती रहती हैं, तो वो वहां के लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, आगे समझ में सर? अच्छा, इसलिए तो इसका विरोध किया जाता है। जैसे कि तमिलनाडु में आपने सुना हो कड़मकुलम प्रोजेक्ट नाम से परमाणु प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसका बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा था। कारण ये है कि जैसे अपना रावतभाटा है कोटा में, कौन से जिले में पड़ता है रावतभाटा? चित्तौड़गढ़ में जिले में पड़ता है। तो रावतभाटा जो है वहां पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र है, लेकिन उन्हें क्या करते हैं, सिटी से दूर निर्जन स्थान पे बनाया जाता है। अगर बाई चांस कोई गड़बड़ी होने पर वहां पे विस्फोट हो गया, तो अगर वो आसपास में कोई शहर है वो तो नष्ट हो जाएगा बिल्कुल। अगर रेडियो एक्टिव तरंगों का रिसाव भी हो गया अगर गलती से, तो वहां आसपास के क्षेत्र में विस्फोट भी नहीं हुआ, लेकिन रेडियो एक्टिव तरंगों से भी नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता? होगा ना नुकसान। इसलिए किसी भी परमाणु संयंत्र केंद्र को बनाया जाता है वो जहां पे लोग नहीं रहते वहां पे बनाया जाता है। रावतभाटा में पहले लोग नहीं रहते थे। रावतभाटा क्या है, एक अलग जगह है रावतभाटा परमाणु संयंत्र। तो फिर बाद में वहां पे एक छोटा सा शहर बसा दिया गया है, बाद में बसाया। वहां पे ओरिजिनली उस समय कोई आसपास में छोटे मोटे गांव थे। ठीक है,
तो वहां पे रावत भाटा परमाणु संयंत्र केंद्र, वहां पे अलग से ही पूरा एक उनके कर्मचारियों के लिए गांव बसाया गया है, वो थोड़ा सा दूर है उससे। ठीक है, आगे समझ। अच्छा, श्रेया घोषाल का नाम सुना है? श्रेया घोषाल अपने इंडिया की सिंगर, कोटा की है, रावतवाटा में जन्म हुआ था। उनके पिताजी उसमें परमाणु संयंत्र में काम करते थे, रावतवाटा वाले में। तो उनका बचपन जो है अपने रावतवाटा में निकला। बहुत अच्छी सिंगर, इस समय तो टॉप सिंगर है अरिजीत और श्रेया घोषाल। हाँ, तो सूर्य विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है? राजस्थान पुलिस का कारण क्या हुआ? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। हाइड्रोजन बम वाला मैं आपको बता ही चुका हूँ। हाँ, अपने यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10⁷ तापमान चाहिएगा, यहाँ तो बना नहीं सकते हम नॉर्मली। बोलते हैं कि अमेरिका ने बना रखा है, रूस ने बना रखा है, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो मना करते हैं। कोई भी देश जो है अगर बना भी लेता है ना, तो बताना नहीं चाहता है उस चीज को, क्योंकि जो वर्ल्ड लेवल की यूनाइटेड नेशन है ना, वो इस चीज का विरोध करता है। अभी तो चल रहा है कि परमाणु बम जो बने हुए हैं उन्हें नष्ट करने का प्रोग्राम भी चल रहा है। जिन्हें बोल सकते हो आप निशस्त्रीकरण बोल सकते हो आप उससे। ठीक है, तो वो प्रोग्राम चल रहा है, तो वो उनको बताते नहीं है इस चीज के बारे में। जैसे कि इजराइल ने परमाणु बम बनाया हुआ है, इजराइल बताता नहीं है कभी भी। एक संधि हुई थी 1974 में, उस समय ऐसा हुआ था, एनटीपी नाम सुना है? चलो मैं बताता हूँ। 1974 में अपना इंदिरा गांधी ने पोखरण का परीक्षण किया था। उसका नाम क्या था? परमाणु शक्ति परीक्षण था। और 1998 में अपने अटल बिहारी ने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। उस जो प्रोजेक्ट चलाया जाता है ना, प्रोजेक्ट पूरा काम करना होता है, पोखरण में बनाए जाते हैं। तो पोखरण के ऊपर मूवी आ रही है, जॉन अब्राहम की मूवी आ रही है। पोखरण में क्यों यूज किया जाते हैं सारी चीजें? जनसंख्या के लिए वहां पे ऐसी जगह ढूंढी जाती है। जैसे जैसलमेर में 3 ही तहसील है, उनमें जो पोखरण है उसमें 200-200 किलोमीटर तक कोई आसपास में कोई गांव तक नहीं है। वहां पे तो 200-200 किलोमीटर 300-300 किलोमीटर चल जाइए, कोई नहीं रहता। तो वहां पे ऐसी जगह पे विस्फोट किए जाते हैं जहाँ पे नुकसान होने की संभावना ना हो। तो 1974 में भारत ने कनाडा, अमेरिका से परमाणु लिया था, यूरेनियम के परमाणु आयात किए थे, और उनसे टेक्नोलॉजी सीख ली थी, और बोला था उनसे कि हम इसका उपयोग करेंगे, वो पॉजिटिव काम में करेंगे, यानी बिजली बनाने के लिए किया जाएगा इसका काम। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया हाँ भाई चलो ठीक है। तो उन्होंने वहां से यूरेनियम की सप्लाई कर दी भारत के लिए। कनाडा ने भी कर दी थी, अमेरिका ने भी कर दी थी। लेकिन अब जब 1971 का जो युद्ध हुआ था, 1971 का जो अपना भारत बांग्लादेश को अलग करने वाला भारत पाकिस्तान वाला युद्ध, मैं आपको बता चुका हूँ उस पिक्चर में। तो उसमें बांग्लादेश अलग हो गया था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उस समय पाकिस्तान का साथ देने के लिए अमेरिका ने अपना फ्लीट भेज दिया था, अपना पानी का जहाज का बेड़ा भेज दिया था पाकिस्तान का साथ देने के लिए। वो तो 1-2 दिन का अंतर रह गया था, और वरना वो अपने भारत पर भी आक्रमण कर सकते थे। भारत ने बहुत क्विक रिएक्शन लिए थे। अगर 1-2 दिन लेट हो जाते तो शायद अमेरिका भी पहुंच जाता, उस युद्ध में शामिल हो जाता। और उसका विरोध करने के लिए भारत ने रूस से सहायता मांगी, तो रूस ने भारत की सहायता के लिए अपना फ्लीट भेज दिया था, अपना जहाजी बेड़ा, पानी का जंगी बेड़ा भेज दिया था। तो उस समय इंदिरा गांधी को पता चल गया था कि भाई हम जो है जब तक अपना परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे तब तक ये बड़े देश बाज नहीं आएंगे। उनको क्या मतलब पड़ रहा था अमेरिका वालों को? पाकिस्तान भारत की लड़ाई में वो अपना पानी का जहाज भेज दिया, अपनी नेवी भेज दी, क्या जरूरत थी? अगर भारत के पास में परमाणु बम होता तो उनकी हिम्मत पड़ती क्या? किसी भी कंडीशन में नहीं पड़ती। उस समय तो परमाणु बम नहीं था। तो उस समय जो यूरेनियम लिया जा रहा था उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा के, और उसे परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने की बजाय उन्हें परमाणु बम बनाने पे उन्होंने ध्यान दिया। मैंने आपको बता चुका हूँ। इसरो का जो प्रमुख बताया था, कौन बताया था? स्पेस रिसर्च का जनक कौन बताया था? विक्रम साराभाई। और डीआरडीओ का प्रमुख बताया था, यानी परमाणु हथियार इनकी शुरुआत जो करवाई थी वो किसने बनवाई थी? होमी जहांगीर भाभा। बता चुका हूं। तो परमाणु का जनक किसे माना जाएगा? राष्ट्र अपने इंडिया में परमाणु इसका एटॉमिक एनर्जी का जनक किसे माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। ये लिखा दिया है, बाकी नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो उसे। मतलब स्पेस रिसर्च का जनक किसे माना जाएगा? विक्रम साराभाई को। और परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाएगा? होमी जहांगीर भाभा को। तो इंदिरा गांधी ने उस वैसे जो यूरेनियम मारा था उसे विद्युत ऊर्जा बनाने के बजाय उसमें से परमाणु बम बनवा लिया, और उस परमाणु बम का पोखरण में परीक्षण करवा दिया। तो उससे जो कनाडा, अमेरिका थे वो नाराज हो गए कि तुमने तो हमसे ये बोल के लिया था कि हम इसका विद्युत बनाएंगे, आपने तो इसकी जगह पे ये बम बना दिया यहाँ पे। तो वहां से भारत को यूरेनियम देने से मना कर दिया उन्होंने कि हम यूरेनियम नहीं देंगे, तुम मिसयूज कर रहे हो इस चीज का। तो अभी 2006 के बाद में भारत ने अमेरिका के साथ में संधि कर ली, ऑस्ट्रेलिया के साथ में संधि कर ली। अब तो यूरेनियम पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है भारत को। तो मैंने ये बता रहा था कि कोई भी परमाणु बम संपन्न जो देश होता है, नया परमाणु बम बनाना चाहता है, तो वो बताता नहीं है इस बात को, क्योंकि इस समय हथियारों की रोक चल रही है। यूनाइटेड नेशन चाहता है कि हथियार ना बने, क्योंकि हथियार जितने बन जाएंगे तो पूरा जो पृथ्वी है, अपना पूरा विश्व है, एक तरीके से राख पे बैठा है, हथियारों की राख पे तो बैठा है। अगर किसी एक व्यक्ति ने ट्रिगर दबा दिया, अगर पाकिस्तान भारत पे गलती से भी एक छोटा मोटा हमला कर देता है तो भारत पाकिस्तान को छोड़ेगा थोड़ी।
भारत पूरा ही नष्ट करेगा उसे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत। भारत की स्ट्रेटर्जी है कि हम परमाणु ऊर्जा की, परमाणु बम की है, अपनी रणनीति है कि हम पहले से कुछ नहीं बोलेंगे। अगर किसी ने गलती से भी भारत पर हमला कर दिया परमाणु बम, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, पूर्ण विनाश करेंगे। पहले हम कभी भी परमाणु बम का उपयोग नहीं करेंगे, ये भारत की स्ट्रेटर्जी है। कभी भी हम पहले से परमाणु बम नहीं। अगर भारत और चीन में लड़ाई हो जाती है, नॉर्मल लड़ाई चल रही है तो चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हारे जीते वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक चीन अगर परमाणु बम का उपयोग नहीं करता है, तब तक भारत अपना परमाणु बम नहीं चलाएगा। ऐसे भारत पाकिस्तान में खूब लड़ाई चलती रही। भारत की खुद की रणनीति है ये, मतलब इसे भारत की अच्छी रणनीति बोल सकते हो, वसुधैव कुटुंबकम वाली, कि हम शांति चाहते हैं, हमें लड़ना नहीं है, हम अहिंसा के पालक हैं, अहिंसा का पालन करते हैं। लेकिन अगर किसी ने गलती से भी हम पे अटैक किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल तोड़ देंगे। तो ये अपनी भारत की, तो याद रख लेना। तो कोई भी देश नहीं बताता है। तो अगला सवाल आते हैं, ये ज्यादा लेक्चर हो गया नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन पे। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? राजस्थान पुलिस तो 1997 पृथ्वी का निकटतम शुक्र ग्रह बता चुका। तीसरे नंबर का जो है वो शुक्र, जो पृथ्वी का निकटतम ग्रह। पृथ्वी का लगभग कितना भाग पानी से ढका हुआ है? अभी बताया हमने 71%। कौन सा तारा हमारे सबसे ज्यादा नजदीक है? हमारे सबसे ज्यादा, पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला तारा हमारा ही तारा, सूर्य है, हमारा तारा है ना, तो वो तो हमारा नजदीक हुआ। अगर पूछ लिया जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक वाला तारा दूसरा वाला कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारा कौन सा तारा है? सूर्य। तारे का मतलब क्या होता है? स्वयं का प्रकाश। स्वयं का प्रकाश कहाँ से आ रहा है? हीलियम नहीं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहे हैं, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से आ रहा है। तो वो सारा समझ में आ गया। तो कौन सा तारा सबसे नजदीक है हमारे पृथ्वी के? सूर्य। और सूर्य के नजदीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और ये तारे मिल के 1 खरब की संख्या में मिल जाते हैं, तो क्या बनती है? आकाशगंगा गैलेक्सी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। हिंदी में बोलते हैं दुग्ध मेघला, दुग्ध मेघला। अब ये आकाशगंगा 1 अरबों की संख्या में मिल जाती है, तो क्या बोलते हैं उसे? ब्रह्मांड बोलते हैं। हमारी आकाशगंगा का जो आकार बताया था वो कैसा बताया था? सर्पिलाकार आकार। इस तरीके से गोल घूमते जाते हैं ना, तो उसे बोलते हैं सर्पिलाकार आकृति। तो हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। उसके किसी एक कोने में हमारा सौरमंडल बैठा हुआ है, और उस सौरमंडल का एक छोटा सा ग्रह है हमारा पृथ्वी। उस छोटे से ग्रह में हमारा देश है भारत, छोटा सा, उसमें अपना छोटा सा राज्य है राजस्थान, उसमें अपना छोटा सा शहर है। ठीक है। उसके बाद में पृथ्वी की मैंने आपको त्रिज्या नहीं बताई है, वो पृथ्वी वाले लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। अगला सवाल, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या बोलते हैं? जो अपने अक्ष पर घूमता है परिभ्रमण बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। कितना टाइम लगता है उसमें? 24 घंटे। क्या बनते हैं उसे? दिन और रात। और बर्ड्स किससे बनता है? सूर्य के चारों ओर घूमने से, परिक्रमण से बर्ड्स बनता है। ठीक है। और एक और बताया था मैंने, महीना किससे बनता है? जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उपग्रह जो है वो 28 दिन में चक्कर लगाता है, तो उससे क्या बनता है? 1 मास या 1 मंथ बनता है, 28 दिन में बनता है। ठीक है। और उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट बताया था, उसके लिए मैंने आपको एनिमेशन दिखाया था वीडियो में, ध्यान होगा शायद आपको, एनिमेशन दिखाया था उसके लिए। तो वो बताया था, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी होने के कारण, पृथ्वी 23.5 डिग्री टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, तो उसके कारण जो है सीजन बनते हैं, ऋतुएं बनती हैं, सर्दी ऋतु, गर्मी ऋतु। अभी जो महीना चल रहा है, जैसे मार्च का महीना चल रहा है, तो 21 मार्च के आसपास क्या होगा? सूर्य जो है अपना तो कर्क रेखा के आसपास में पड़ता है राजस्थान, तो कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर ही तो पड़ रहा है 23.5 डिग्री से। तो इस समय जो सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ रही होंगी वो भूमध्य रेखा पे पड़ रही होंगी। कर्क रेखा ऊपर, बीच में भूमध्य रेखा और नीचे की साइड में मकर रेखा। अभी सीधी किरणें कहाँ पे पड़ रही होंगी? भूमध्य रेखा के आसपास में। 21 मार्च को सबसे सीधी किरणें वहीं पे पड़ती है, वहीं पे पड़ती, 21 मार्च की बात कर रहा हूँ, भूमध्य रेखा पे पड़ती है। उसके बाद में सूर्य ऊपर चढ़ता जा रहा है। ठीक है। एक्चुअली में सूर्य नहीं चढ़ रहा है, ये पृथ्वी झुकी हुई है, इसके कारण जब घूमती जाती है ना, मैंने वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया, तो घूमती जाती है तो ये वाला अलग वाला हिस्सा जो है उस साइड में आ जाता है। मैं आपको ग्लोब दीजिए एक बार और समझा देता हूँ। ग्लोब में आपको दोबारा से बता देता हूँ उस चीज को, मेरे हिसाब से आज और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका वो ऋतुओं वाला। एक तो घूर्णन से तो वो बन ही रहा है अपना, दिन और रात बन रहे हैं। ठीक है। घूर्णन से दिन रात बन रहे हैं। मैंने बताया था ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, घूर्णन तो करती जा रही है। अब ये देखो इधर की साइड में देख दो, अभी जैसे कि इस समय यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है। ठीक है। यहाँ पे सूर्य होने के कारण और इस जगह पे भूमध्य रेखा के आसपास में इसकी किरणें सीधी पड़ रही होंगी। ठीक है। ये इधर की साइड में आ जाएगा इस जगह पे, तो सूर्य की किरणें इस तरीके से पड़ेंगी, लेकिन वो कहाँ पे पड़ रही होंगी? मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं नीचे की साइड में मकर रेखा पे पड़ेंगी। ठीक है। ये इस तरीके से मैंने पकड़ा हुआ। अब धीरे धीरे इसे इधर की साइड में ले आते हैं और इधर ले आते हैं, यहाँ ले गए। अब देखिए आप कहाँ पे पड़ रही है सूर्य की किरणें? सीधी मकर रेखा, कर्क रेखा पे पड़ रही है, भूमध्य रेखा नीचे चली गई और मकर रेखा और नीचे चली गई। ये आ गया समझ में? तो एक्चुअली में सूर्य ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पे या दूरी पे घूमने के कारण जो है ये पृथ्वी ऊपर नीचे आपको उसमें महसूस होगा। तो मार्च के महीने में तापमान समान रहेगा, भूमध्य रेखा पे सीधी किरणें। दिसंबर के महीने में जो है वो अपने कर्क रेखा पे तिरछी पड़ेंगी, मकर रेखा पे सीधी पड़ेंगी, तो अपना कर्क रेखा में पड़ता है, तो दिसंबर में हमारे यहाँ क्या पड़ेगी? सर्दी।
और जून के महीने में अपने कर्क रेखा पे सीधी पड़ेंगी, सीधी पड़ेंगी ना, तो सीधी पड़ने के कारण यहाँ पे क्या होंगी, गर्मियां पड़ेंगी जून के महीने में। ठीक है, कमेंट आ रहे हैं सर राजस्थान की सीरीज किस चैनल पर, किसी चैनल पर नहीं है, चलो बाद में देखेंगे। हाँ, तो ये समझ में आ गया आपको ऋतुएं कैसे बन रही है। 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपकी, एक्चुअली में किताब में पढ़ने से कभी समझ में नहीं आता है ये सवाल, ये आप कभी भी नहीं समझ सकते जब तक आप इसका एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। 23.5 डिग्री पे झुकी होने से कैसे बन रही है समझ में नहीं आ पता ना, अभी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलो ठीक है, अगला करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कौन सी दिशा से घूमती है, पश्चिम से पूरब घूमती है, ये याद आप रखना है, बाकी मैंने आपको लेक्चर में बता दिया था। पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, देखो इस तरीके से घूमती है, जो सूर्योदय होता है ना, जैसे कि मान लेते हैं इस तरीके से ये पृथ्वी है, यहाँ पे सूर्य है, और में जो सूर्योदय जो माना जाता है वो अपने जापान में माना जाता है कि वैसे तो गोल है, कहीं पे भी सूर्योदय मान लीजिए, जापान से पहले थोड़ी देर पहले इधर भी हुआ होगा, लेकिन हमने यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय तिथि जगह बना रखी है, वो आगे लेक्चर में बताऊंगा, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो यहाँ पे जो जापान है उस पर सीधी किरणें पड़ती हैं, और सबसे पहला जो सूर्योदय यहाँ माना जाता है। तो पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है। अब ये दिशा कौन सी हो गई, ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम इधर वाली और पूरब इधर वाली, तो पश्चिम से कैसे घूम रही है, पूरब वाली। तो पहले जापान में होगा, अपने भारत की बात की जाए जैसे ये भारत है, तो सबसे पहले सूर्योदय जो होगा असम वाले क्षेत्र में होगा, ठीक है, और सबसे लास्ट में जो होगा वो गुजरात में, क्योंकि ये घूमेगी ना लास्ट में, तब आएगा तब होगा सूर्योदय। और जिस समय भारत में सूर्योदय हो रहा है, मतलब दिन हो रहा है, उस समय अपने अमेरिका में क्या हो रहा होगा, अंधेरा हो रहा होगा, क्योंकि वो पीछे की साइड में पड़ रहा है। चलो ये आपकी समझ में आ गया मेरे हिसाब से। पृथ्वी अपने अक्ष पे कौन सी दिशा में घूम रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है। आ गया वो मैप, उस मैप के हिसाब से 2D के हिसाब से, बाकी तो पृथ्वी गोल है तो उसमें पश्चिम पूरब तो कुछ नहीं होते, लेकिन 2D वाले मैप के हिसाब से पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, जल्दी से बताइए। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। 10 बार बता चुका हूँ, लेक्चर में बता दिया, इस समय बता दिया। उपसौर और अपसौर बता चुका हूँ आपको। उपसौर में दूरी कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी, उप यानी कम और अप यानी ज्यादा। अपसौर में दूरी जो होगी वो ज्यादा होगी। इनकी डेट लिख लीजिए, अपसौर की डेट लिखिए 4 जुलाई और उपसौर की डेट लिखिए 3 जनवरी, पूछ ली जाती है कभी कभी। तो अपसौर की डेट है 4 जुलाई और उपसौर की डेट है 3 जनवरी। हाँ लिख लिया, अगले सवाल पे आइए। ये IAS 2007 का सवाल है, तो इसलिए मैंने आपको लिखा IAS 2007। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है कितने समय में, 24 घंटे में। बाकी और एक्स्ट्रा याद रखना है तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होता है। लिख लीजिए 23 56 4, ऐसे लिख लीजिए 23 56 4, 23 घंटे 56 मिनट। 56 मिनट पे मिनट का जो सिग्नल होता है वो 1 डॉट होता है, एक डॉट लगा दो तो उसे बोलते हैं, ऊपर की साइड में एक डॉट लगा दो इन्वर्टेड कोमा जैसा तो वो होता है मिनट, और उसमें डबल डॉट लगा दो उसे सेकंड बोलते हैं। तो इस तरीके से आप उसे कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की कौन सी विशिष्टता से होता है, बताओ कौन सा कारण है मौसम परिवर्तन का। अभी तो बताया, वही तो डिस्कस कर रहा है। पृथ्वी अक्ष अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये अपना RS 1991 और RRB 2003 का है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी कब घटित होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी होती है तब क्या बोलते हैं, उसे उपसौर बोलते हैं। और उपसौर की अभी डेट दिखाइए, लिखो बोलो उपसौर की बताओ, 3 जनवरी। हाँ, अपसौर की 4 जुलाई और उपसौर की क्या है 3 जनवरी। ये RRB TC का एग्जाम में पूछा गया था 2008 में। सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है, आसान है, बुध है। उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत, ये अपने वायुमंडल में बताएंगे, लेकिन कल भी मैं आपको बता चुका हूँ पुलिस वाले सवाल में, कौन सी है सबसे निचली परत, क्षोभ मंडल जो है। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, खगोलीय एकक या ऐसे बोल सकते हो, इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट जो है AU बोलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को AU बोला जाता है। ठीक है, एक मैंने आपको प्रकाश वर्ष भी बताया था। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है, जो आपको प्रकाश बताया था 3 लाख किलोमीटर के हिसाब से, वो एक साल में कितनी दूरी तय कर लेगा, इसे क्या बोला जाता है, प्रकाश वर्ष। तो वो दूरी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, 3 लाख तो 1 किलोमीटर में चल रहा है, 1 मिनट में चलेगा 3 लाख गुणा 60, 1 घंटे में चलेगा 3 लाख गुणा 60, तो 1 मिनट का हो गया, गुणा और कर दो 60 का तो 1 घंटे का, 1 घंटे का हो गया। उसके बाद में गुणा कर दो, अगर 24 घंटे का निकालना है एक दिन का तो गुणा 24 का कर दो, उसी में आगे बढ़ते जाओ। और उसके बाद में 1 साल का निकालना है तो गुणा 365 का कर दो। तो 3 लाख गुणा 60 गुणा 60 गुणा 24 गुणा 365 कितना हो सकता है, गणना करने की कोशिश कर लेना आप। ठीक है, हाँ, और एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट किसे बोलते हैं, खगोलीय एकक। लिख लीजिए खगोलीय एकक, कोष्टक में लिख लीजिए AU एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट। 15 करोड़ के आसपास होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट कहते हैं। अगला सवाल, कौन से ग्रह में सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा होते हैं, कौन से ग्रह में होते हैं सबसे ज्यादा उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह। मैंने उस लेक्चर में बताया था आपने, शनि ग्रह में बताया था। शनि ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह है, सैटेलाइट है।
उस लेक्चर में बताया था नोट्स बना लिया करो, तो आप इतना ध्यान रहा करेगा। मैंने इसलिए तो बोला था आपको सही ढंग से करके आना, तब बात बनेगी आपसे। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, ये तो आगे बात कर लेंगे। बाकी 22 दिसंबर वाली बात हुई है, जिस समय दक्षिण गोलार्ध की बात चलेगी तो 22 दिसंबर सबसे बड़ा होगा, दक्षिण नीचे वाला, और उत्तरी गोलार्ध में वो सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। एक्चुअली में हम जैसे बोलते हैं ना छुट्टियां होती है ना बड़े दिनों की, बड़े दिन नहीं होते हैं वो छोटे दिन होते हैं। दिन जो होता है वो छोटा होता है उस समय। उसमें टाइम जो होता है उन सुबह जैसे 7 बजे के आसपास सूर्य उगता है सर्दियों में, और शाम को 5 या 6 बजे के आसपास में खत्म हो जाता है, तो कुल मिला के 10-11 घंटे रहता है। जबकि गर्मियों में जून जुलाई में जो सूर्य उगता है 5 बजे उगता है और शाम को 8 बजे, तो करीब करीब 15 घंटे हो जाता है, और सर्दियों में 11 घंटे हो गया। तो वो एक्चुअली में दिन छोटे होते हैं, लेकिन जो 22 दिसंबर जो है ना, उस समय सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ती हैं वो इस पे पड़ती हैं। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। भारत ऊपर ही पड़ेगा ना इसमें, भारत आपको दिख रहा होगा ना, ये रहा। हाँ, भारत ये रहा, कर्क रेखा, मकर रेखा ये रहा। तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें यहाँ पड़ेंगी, दिख रहा होगा ना, जहाँ से सीधी आएंगी। अब यहाँ तो तिरछा हो गया ना इस साइड में, अब ये घूम के उस साइड में आ जाएगा, तब तो भारत पे साइड पे बात चल रही है 22 दिसंबर की, तो यहाँ पे सीधी पड़ रही होंगी। उसके बाद भूमध्य रेखा पे थोड़ी तिरछी, और कर्क रेखा पे बिल्कुल तिरछी हो गई, बिल्कुल तिरछी हो गई, यानी यहाँ पे सर्दियां पड़ेंगी। तो उस समय जो ये भारत जो घूमता है ना, जैसे दिन में घूम रहा है, तो घूमते के समय बहुत कम समय इतना रह पाता है, पीछे की साइड में ज्यादा रहता है, कम समय यहाँ पे रहता है उजाले की साइड में, पीछे की साइड में ज्यादा रहता है, उजाले में कम समय रहता है। आगे समय में अगर ये नीचे वाला है, इसके लिए उजाला ज्यादा होगा ना, नीचे वाला ज्यादा समय उजाले में रहेगा, ऊपर वाले जो होंगे वो कम उजाले में रहेंगे, कम समय के लिए। तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं अपनी किस पे पड़ेंगी? मकर रेखा पे पड़ती हैं। उसके बाद में पृथ्वी घूमती हुई, तो उस समय जो सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वो सीधी सीधी ऊपर की साइड में उठती आती हैं। 22 दिसंबर के बाद में मार्च आ जाता है, 21 मार्च को यहाँ पे पड़ती है, और उसके बाद में फिर जून में आ जाती है, वो अपनी इस समय यहाँ पे सीधा इस तरीके से पड़ता है। तो 22 दिसंबर जो होता है वो एक्चुअली बड़े दिनों की शुरुआत होती है। 22 दिसंबर अपने उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का। और दक्षिण गोलार्ध का क्या होगा उस दिन? सबसे बड़ा दिन होगा। अच्छा मैं पूछ लूं, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा छोटा दिन कौन सा होगा? 21 जून होगा, जिस समय अपने उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा होगा उस समय दक्षिण गोलार्ध में। तो पूछ सकते हैं, जब ये पूछ लिया, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा हुआ है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सा ग्रह है? शुक्र है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी, अरे यार 100 बार पूछेंगे, 15 करोड़। पृथ्वी अपनी धुरी पर RRB 2005 झुकी हुई है, झुकी हुई है ना, कितना डिग्री झुकी हुई है? अच्छा मंगल ग्रह भी झुका हुआ है, मंगल ग्रह भी झुका हुआ है, याद रखना। तो मंगल ग्रह पे भी मौसम परिवर्तन होंगे या नहीं होंगे? जो कि होने के कारण मौसम परिवर्तन होते हैं ना। हाँ, तो मंगल ग्रह भी झुका हुआ है। सूर्य का सबसे दूर कौन सा ग्रह है? अरुण के बाद में कौन सा आता है? वरुण, लास्ट वाला सबसे दूर। उसके बाद अगला सवाल, वही सारे पूछे घिसे पिटे सवाल आ रहे हैं पुराने वाले। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? पृष्ठ यानी सतह पर कितना तापमान? 6000 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, सबसे पहले किस व्यक्ति ने कहा था पृथ्वी गोल है? देखो, पहले तो पृथ्वी को समतल मानते थे। जितना मनुष्य का ज्ञान होगा उतना ही तो बात करेगा, जितनी नॉलेज होगी उतनी बात करेगा। मनुष्य यहाँ का कोई कोटा का व्यक्ति है तो कोटा से वो ज्यादा से ज्यादा जयपुर तक जाएगा, उसे तो समतल जगह देखिए, थोड़ा बहुत ऊंचे पहाड़ देख लिए, वो ये तो सोच ही नहीं सकते कि पृथ्वी गोल गेंद के जैसी है। सोच सकते थे क्या? तो पहली बात, अरस्तु जो थे अपने यूनान के दार्शनिक थे। अरस्तु एक राजनीतिक विचारक भी थे, खगोल शास्त्री भी थे, भौतिक शास्त्री भी थे। कुछ एक वैज्ञानिक ऐसे पैदा होते हैं जो मतलब हर सब्जेक्ट में रुचि लेते हैं, ठीक है। तो वो जैसे न्यूटन नाम सुना है, वो सारी सब्जेक्ट में, वो मैथ भी पढ़ाते थे, मैथ का भी उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था, फिजिक्स का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, ज्योग्राफी, कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के बारे में भी अध्ययन करते थे, सारी सब्जेक्ट। तो अरस्तु याद रखना, अरस्तु ने पहली बार कहा था अपनी पृथ्वी जो है गोल है। और सौरमंडल का जनक किसे माना जाता है? कोपर्निकस को। अभी दिखा चुका हूँ आपको, कोपर्निकस को। उसके बाद बात करते हैं, सौरमंडल में कौन सा तारा है? ये कोई सवाल है। सौरमंडल में कौन सा? सूर्य तारा है। सौरमंडल में तारा कौन सा है? सूर्य। और सबसे नजदीक वाला दूसरा तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। किस ग्रह के चारों ओर बल है? RRB का, शनि ग्रह के चारों। ऋतुएं किस कारण से बनती हैं? 23.5 डिग्री। हाँ, ये सारे नॉर्मली वही सारे सवाल हैं। उसके बाद में आते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्र सबसे कम समय में चक्कर लगाता है? वही पुराने सवाल किसे पिटे, वो बार बार रिपीट हो जाते हैं। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से ज्यादातर सवाल आप सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन जैसे MPPSC 1995 में कहा, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, पृथ्वी उसकी। तो ये कोपर्निकस ने सौरमंडल का जो सिद्धांत दिया, कोपर्निकस ने सौरमंडल की खोज की, तो इसलिए उसे वो मान लिया सौरमंडल वाला। किन ग्रह के चारों ओर बल है? शनि। बाकी पिछले जो लास्ट वाले जो 4 ग्रह हैं ना, शनि पे तो स्पष्ट बल दिखती है। लास्ट वाले जो 4 ग्रह हैं, नाम याद है? पहला कौन सा है? गुरु, दूसरा शनि, अरुण और वरुण। लास्ट वाले 4 ग्रहों की बात कर रहा हूँ। तो उन चारों ग्रहों के चारों तरफ बादल बने हुए, क्लाउड बने हुए, थोड़ा बहुत उनमें सभी चारों ग्रहों में छोटी छोटी बलें दिखती है, लेकिन सबसे ज्यादा बलें जो दिखती है वो शनि में दिखती है।
सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कौन सी तारीख को होता है? जल्दी से बताइए, अभी लिखा चुका हूँ आपको। अपसौर घटना कौन सी डेट को होती है? 4 जुलाई को होती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। किस ग्रह को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? शुक्र। ब्लू कौन सा होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? सॉरी, पृथ्वी। नीला बोलते हैं ना। नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है ना। लाल ग्रह कौन सा है? सूर्य। मंगल। मंगल। सूर्य ग्रह है, तारा है। सूर्य तो तारा है ना। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल है। क्यों है वो लाल? फेरस ऑक्साइड। वहां पे जंग लगी, लोहा ज्यादा है वहां पे, तो वहां पे जंग लगी हुई है। जंग जो होती है वो रेड रंग दिखता है ना, जंग लग जाती है तो लाल लाल रंग दिखता है। तो जंग लगी हुई है वहां पे, जितने भी पहाड़ वगैरह हैं उनमें, तो उसके कारण वो लाल रंग दिखता है उसका। फेरस ऑक्साइड में उसमें लिखाया था, वो मैं बताना भूल गया शायद उसमें क्यों दिखता है लाल रंग। जबकि शुक्र चमकीला दिखता है, वो क्यों दिखता है? उसके चारों तरफ GHG, ग्रीन हाउस गैस है। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? राजस्थान SI 2011। शुक्र ग्रह को राजस्थान का, शुक्र ग्रह को अपना सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा और सांझ का तारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये बंद कर देता हूँ मैं। बाकी अपना कुछ तुम्हारा जो एग्जाम है